गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। देखिए, अपन सीएफटी के बारे में बात कर रहे थे। सीएफटी से रिलेटेड किस तरीके से सीएफटी से डिजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में सीएफटी बताती है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। उसी के कंटिन्यूशन में आज अपन पढ़ेंगे कि सीएफटी की भी क्या क्या कमियां रह गई थी। सीएफटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो कुछ चीजों को बोल के तो चले गए, लेकिन वो उसके जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब लिगेंड की स्ट्रेंथ को अरेंज किया तो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो है, उसके लिए अपन लिखेंगे सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सीएफटी सक्सेसफुली डिस्क्राइब करती है फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, but it could not explain some of the points related to the ligands. पहला पॉइंट लिखेंगे CFT successfully explain the formation of metal complexes. अगर सेकंड बात की जाए तो इसी के अंदर मेटल फॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एंड properties of complexes। पहला पॉइंट ये होता है, बट it could not explain, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे strength order of ligand, which shows negative charge ligands are weak। सेकेंड पॉइंट, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं बता पाया, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ could not explain the strength of the ligand which shows that negative charge। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने सीएफटी ने सबसे पहले बोला था कि सीएफटी के अंदर मेटल होता है, वो पॉइंट चार्ज की प्लस पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड होता है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर मेटल की तरह हो तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड जो होता है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सीएफटी ने सबसे अच्छी चीज यही तो बोली थी, जो कि वीबीटी ने नहीं बोली थी। वीबीटी ने क्या बोला था, क्या होता है कि इनके और इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। वीबीटी तो ओवरलैपिंग से एक रिलेटेड कंसेप्ट देती है, लेकिन सीएफटी बोलती है
कि जब भी कभी मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन होता है दैट इज कंप्लीटली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, purely in between the positive charge and negative charge, and for that ligand is acting as a negative charge and metal is acting as a positive charge, and there is a electrostatic force of attraction in between both. अब उसके बाद अपन ने ये भी देखा था कि अगर कोई भी लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो मेटल के पास डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मेटल के पास डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये लिगेंड उसके डी ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करता है, और डी ऑर्बिटल्स की तरफ जब अप्रोच करेगा तो मेटल के पास 3 तो T2Z जो इनको ऑर्बिटल बोलते हैं ट्राई डीजेनरेटेड, वो तो होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, उनकी लोब्स जो होती है 3 होते हैं, DXY, DYZ और DXZ, और 2 जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो मैंने एक तो इन बिटवीन द लिख दिया और एक अलोंग द एक्सिस वाला लिख दिया, 2 लिखे, 2 तरीके के होते हैं, एक एक एग्जांपल मैंने लिख दिया। अब अगर ये डी ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल के अंदर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और जब ये पॉइंट चार्ज लिगेंड अगर पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा तो ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करते टाइम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज होगा मतलब कहने का है इन दोनों के बीच में रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो इनकी इस लिगेंड की स्ट्रेंथ को हमेशा ज्यादा माना जाएगा या कम। अब देखिए स्ट्रेंथ की तो बात बाद में आती है, उससे पहले एक लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, सपोज मैंने मान लिया NH3, और एक लिगेंड है मैंने मान लिया क्लोरीन, तो इन दोनों में ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? ये मेटल का ऑर्बिटल है, इस मेटल के ऑर्बिटल के साथ एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और एक NH3, ज्यादा रिपल्सन करेगा Cl के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर, और इस Cl माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा रिपल्सन होता है रेदर देन NH3। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। Cl को ज्यादा अच्छा लिगेंड होना चाहिए था रेदर देन NH3। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल स्प्लिट होके T2Z और EZ में कन्वर्ट हो गए। अब T2Z या EZ की तरफ जब भी कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, मैं कह रहा हूं नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जब अप्रोच करता है तो वो लिगेंड की तरफ मेटल के ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करता है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी वहां पे ज्यादा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिटिंग बाद में तो होती है। अगर ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, ये मेटल के डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में सपोज मैंने 3 इलेक्ट्रॉन मान लिए, अब लिगेंड आ रहा है, एक लिगेंड है न्यूट्रल जिसके ऊपर लोन पेयर है, एक लिगेंड है नेगेटिव चार्ज। ये जब इसके ऊपर अप्रोच करता है और ये जब इसके ऊपर अप्रोच करता है, अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते हैं कि इस तरीके का लिगेंड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है। जैसे NH3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे के सारे इथाइलिन डायमीन है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है रेदर देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनसे। जबकि CFT के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड इस डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। मेरी बात को समझना। और जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, जबकि ऐसा ऑर्डर वहां नहीं है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ लिगेंड which shows that negative charge ligands are weak, but according to spectrochemical series, strength of ligand which shows that negative charge are weak according to spectrochemical series। ठीक है,
थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसी में लिख लेंगे नहीं तो, हाउ एवर नेगेटिव चार्ज ligand must have more repulsion. However, negative charge ligand must have more repulsion than neutral. न्यूट्रल के लिए लिख लेना NH3 ligand, ये आ गया ligand, ये करना। तो और एक पॉइंट और लिख लेना कि CFT ने जो माना था वो लिगेंड को पॉइंट चार्ज की तरह माना था, पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह माना था। वो भी एक लिमिटेशंस थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है। तो इसको CFT describe the ligand as a negative point charge। ये सारी की सारी क्या थी, CFT की लिमिटेशंस, इनको उतारी। और एक और इनका ग्रेट जो लिमिटेशंस था वो क्या था CFT का, कि इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया जो VBT ने बोला कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। तो ये भी लिख लेना, फर्दर इट डजंट टेक इनटू अकाउंट covalent character of bonding in between metal orbitals and ligand orbitals, in between metal orbitals, which explained by VBT। ये further it doesn't take into account the covalent character of bonding between metal orbitals and ligand orbitals which explained by VBT। जो VBT ने कहा था ना, उस बातों पे ध्यान भी नहीं रखा CFT ने, उनकी बातों को कोई भी महत्व ही नहीं दिया। ये पॉइंट आया, बात सुनो। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, अभी तक CFT के बेसिस पे क्या क्वेश्चन ZW मेंस के अंदर आया है वो देखेंगे। एक लास्ट टाइम में 2015 या 16 में किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ए मेटल आयन M3+ with the 4 monodentate ligand L1, L2, L3 and L4 absorb wavelength in the region of red, green, yellow and blue respectively, increasing order of ligand strength of the 4 ligand। आपको increasing order of ligand strength में इनको बताना है। और मैं कहता हूं आपको सिंपल सी चीज पता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, इन लिगेंड की स्प्लिटिंग उतनी ही, लिगेंड की अंदर T2G और EG के अंदर स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एनर्जी अब्जॉर्ब उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं, ये क्वेश्चन JW के अंदर आया था, 2014 मेन में आया था, 2000 JE मेन में आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मैं लिखा कि द
आपको पूछा है वेवलेंथ दिया गया है ये, तो सबसे पहले अपन ये देख सकते हैं कि लिगेंड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू splitting energy of d orbitals, और लिख देता हूं एनर्जी absorbed for ट्रांजिशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं मैं वेवलेंथ। ये हिंट मैंने लिखा है, और जब ये हिंट लिखा है तो मेरे को कलर दे रखे हैं ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड। ये कलर दिए हैं मुझे, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। और मुझे पता है मैं अगर मेरे विबग्योर के अकॉर्डिंग जाऊं तो विबग्योर क्या बोलता है, विबग्योर कहता है इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीजेस, जब वेवलेंथ इधर से इधर जाएंगे इंक्रीज होगी, तो इसके अंदर वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी और लिगेंड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। बात को समझना, क्यों कम होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी। तो वेवलेंथ इन सब में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसकी, रेड की, उसके बाद किसकी है, रेड के बाद है येलो की। तो रेड क्या है, L4 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू को, L3 येलो को, L2 ग्रीन को और L1 रेड को। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होगी वो होगी रेड की, जिसको मैं बोल देता हूं L1। उसके बाद होगी येलो, और येलो के लिए क्या आ जाएगा L3। उसके बाद होगी ग्रीन, उसके बाद होगी ब्लू इसका, और ग्रीन का क्या दे रखा है आपने को L2, और इसका दे रखा है L4। ये क्या हुई मेरी वेवलेंथ लैम्डा ऑर्डर। और जब लैम्डा ऑर्डर ये हो गई तो मुझे पूछा क्या है, लिगेंड की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ पूछा है। लिगेंड की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मैं क्या बोलूंगा, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी स्ट्रेंथ, इसकी, ब्लू की। क्यों, क्योंकि जब लैम्डा जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा लैम्डा अगर L1 की है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो उतना ही वीक लिगेंड है। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी L, सबसे कम हो जाएगी L1 की, उसके बाद हो जाएगी L3 की, उसके बाद हो जाएगी L2 की, और सबसे ज्यादा हो जाएगी L4 की स्ट्रेंथ के लिए। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करिए। ओके, तो किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे किस तरीके से कलर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ट्रांजिशन रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मेटल की स्ट्रेंथ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस लास्ट क्लास में भी करवाई थी और आज एक और करवा दिया। तो ऐसे आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।